हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, आज एक नया सरप्राइज में लेके आया हूं आप सब के लिए, जो कि आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो टॉप 20 एमसीक्यूज का एक मॉक टेस्ट में आपके लिए लाया हूं। खुद मैंने सेट किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए हैं अलग अलग एग्जाम्स के, सेंट्रल लेवल के या अलग अलग स्टेट्स में जो एग्जाम होता है इंडिया में, तो वहां से भी एमसीक्यूज मैंने लिए हैं। गाइज, ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आपको यूटी में कहीं पर भी नहीं मिलेगा हमारी जेएनटीके में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बेस्ट स्कोर करते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पेपर का लेवल कुछ भी आए, इजी आए, मॉडरेट आए, डिफिकल्ट आए, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, सो गाइज, इस मॉक टेस्ट के हवाले से मैं अगर बात करूँ कि इसके लेवल क्या है, तो मैं लेवल विल बी मॉडरेट, मॉडरेट लेवल का पेपर आपको मिलेगा। तो इजी टू मॉडरेट मतलब मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट हम प्रिसाइजली इसको कह सकते हैं। सो मेरा नाम भी आपको पता है और मेरी चैनल का नाम है पैराडाइज एकेडमी। अगर आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप टेलीग्राम एप्लीकेशन का नाम भी यही है, टेलीग्राम पर चैनल है उसका नाम भी पैराडाइज एकेडमी है। तो उसके अलावा कोई क्वेरी हो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इस मॉक टेस्ट के बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आगे आपको मॉक टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ये जस्ट एक वीडियो है। आपको क्या करना है, देखो, आपकी स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है, आपको अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और साथ साथ आपको काउंट करने हैं कि कितने क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हुए, कितने आपने अनअटेम्प्ट करे, और कितने क्वेश्चंस आप से सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इस टेस्ट का सेफ स्कोर क्या है। ठीक है, और गारंटी मैं आपको 100% दूंगा, लेकिन वीडियो के आखिर में वो बातें करेंगे। सो गाइस, मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए आप एक काम तो कर ही सकते हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और साथ में लाइक भी कर लेना। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस पर। तो गाइस, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कुछ चैप्टर्स है जिनसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, जहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और जो बोरिंग से चैप्टर है, तो इसलिए मैंने 30 क्वेश्चंस नहीं लिए। तो इस मॉक टेस्ट में आपका कवर हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, और कंप्लीट हो जाएगा। और इससे ज्यादा भी लेवल एक्सपेक्टेड नहीं है, चाहे सीबीटी मोड में आपका एग्जाम हो या ओएमआर बेस्ड एग्जाम हो। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता था कि अ ट्रायल बैलेंस शोज, एक ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमें क्या शो करता है। ठीक है, वो हमें क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है, डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, यानी कि ये दोनों बैलेंसेस हमें शो करता है। कौन? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये एक अकाउंट होता है? नहीं। ठीक है, ये क्या होता है? जस्ट एक स्टेटमेंट होता है जो हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम मैं आपको आज अकाउंटेंसी का कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। हो सकता है मुझसे कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, बोलने में मिस्टेक हो, तो उस चीज को काइंडली आप अवॉइड कर लेना। तो मैं समझता हूं अगर आपने 2 या 3 साल की तैयारी करी है अकाउंटेंस में अच्छे तरीके से, तब आप यहां से अच्छा स्कोर करके जाओगे। ये वो बकवास पेपर नहीं है, बल्कि बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने ये सेट किया। अच्छा, ये रही अब दूसरी गूगली आपके लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही स्किप करेंगे और आगे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी है। चलिए जी, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, नाउ क्वेश्चन हमें क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये 3 स्टेटमेंट्स है, तो हमें बोलना है इनमें से कौन एक एट्रीब्यूट है, या हम कहेंगे क्वालिटी है किसकी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। चलिए जी, देखते हैं। और आप मेरे साथ साथ धीरे धीरे अप्रोच भी सीखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को एक्चुअल में डील करना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो कैसे करना होता है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट शुड हेल्प इन मेकिंग इंटर फर्म कंपेरिजंस बट नॉट नेसेसरी इंटर पीरियड कंपेरिजंस। तो आपको देखते ही ये पता चला होगा
कि ये तो गलत बोल रहा है। अब अगर ये पहला स्टेटमेंट गलत है ना, तो देखो पहला पहला जहां पे आपको ऑप्शन में मिलेगा उसको क्रॉस करो। देखो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो स्टेटमेंट्स हमने अभी पढ़े नहीं थे। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। और सेकंड हमें क्या बता रहा था, तो चलिए जी देखते हैं। सेकंड हमें बता रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, इट शुड शो an accurate and fair view of profitability of the firm। कहता है ये हमें एक्यूरेट और फेयर व्यू दिखाना चाहिए, किसका, जो एक फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, यानी कि उसको नफा कमाने की मतलब वो एबिलिटी, ठीक है, ये उसका हमें एक एक्यूरेट या फेयर व्यू शो करना चाहिए। तो ये करेक्ट है, ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो अब आपने देखा होगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व होते, कि पहला आपने एलिमिनेट किया ना, तो देखते ही तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मैंने लाया है प्रीवियस ईयर से, तो आपको मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइस, चलिए जी, तीसरा स्टेटमेंट भी आप पढ़ सकते हो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अकम्पेनाइड बाय ऑल द सोर्स डॉक्यूमेंट्स व्हाइल रिपोर्टिंग टू द स्टेक होल्डर्स। अच्छा, हमें ये भी पता है कि स्टेक होल्डर क्या होता है। स्टेक होल्डर्स को रिपोर्टिंग करने के हवाले से भी हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा है, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत हमें वॉचिंग के टाइम पड़ती है, ना कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करने के वक्त। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, अपने आप में रॉन्ग होता है, गलत हो जाता है। तो आई होप कि अभी आपको ये लॉजिक पकड़ा होगा आपने कि किस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। चलिए जी, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर से लाया है, कुछ भी मैंने अदला बदली नहीं करी है, लेकिन आप बनाओ ये क्वेश्चन। कहता है चेक द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये कॉस्ट कंसेप्ट है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से ये क्वेश्चन मैंने लाया है। एट द एंड कुछ लोग आएंगे यहाँ पे बोलेंगे इररिलेवेंट क्वेश्चन थे, आउट ऑफ सिलेबस थे। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से ये क्वेश्चन है। ठीक है, बनाओ ये वाला क्वेश्चन। असर्शन, तो पहले स्टेटमेंट ही हम देखते हैं। कहता है द कॉस्ट कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉट टू करंट एसेट्स। बिल्कुल आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, हमें पता है, बेसिक सा कंसेप्ट पता है कि जो कॉस्ट कंसेप्ट होता है ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वहां पे। और करंट एसेट्स पे ये नहीं लगता है। बिल्कुल ये सही है, ये सही है। फिर दूसरा देखेंगे, इफ ए फर्म does not pay anything for a fixed asset, it would not be recorded in the books of accounts। ठीक है, कहता अगर कोई फर्म कुछ भी पे नहीं करेगी फिक्स्ड एसेट्स के लिए, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो बिल्कुल ये भी सही सही बात है, इसमें भी कोई दोहराही नहीं है। ठीक, तो अब हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी अगर हम देखेंगे, ये बोलता ए इज इनकरेक्ट, तो बस हट गया, ये तो ए तो करेक्ट है। सी ऑप्शन कहता है ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, यानी कि आर ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, दोनों तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शंस भी हट गई। अब आप फंस गए ये वाले दो ऑप्शंस में, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में अब आप फंसे होंगे। तो देखो बेटा, देखो बेटा, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, हाँ जी पढ़ा। आपने सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ा, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे असर्शन था और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रीजन था। ठीक है, रीजन था। तो आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, उस टाइप पर ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कहता है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या आपको लगता है कि दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की कोई एक्सप्लेनेशन है? ये तो कोई और बात कह रहे हैं, ये तो कोई और बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की कहीं से भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम कहेंगे ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बोलना है, नॉट करेक्ट, राइट? इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? ठीक है, तो चलिए जी पहला ऑप्शन हम पढ़ते, इनकम टैक्स पेड इन केस ऑफ प्रॉपर्टी कंसर्न इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा ये गलत है। ऑप्शन ए क्या है? गलत है, लेकिन इनकरेक्ट तो ही हमें बताना था ना, तो ये बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? ये इनकरेक्ट और करेक्ट का खासकर ध्यान रखा करो एग्ज़ाम में, ठीक है? अदरवाइज़ आप गलती करोगे। तो ये जो इनकम टैक्स कोई पे करता है ना, ये इसको क्या होती है? एक पर्सनल लायबिलिटी होती है ना इनकम टैक्स, ठीक है? ये तो मतलब ये तो एक कसम से इसका एक पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है। किसका? प्रोपराइटर का। ये क्या? इनकम टैक्स पेड इन केस ऑफ प्रोपराइटरी कंसर्न। तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों चार्ज करेंगे? बताओ भाई, ये तो गलत बात है ना, लेकिन गलत बात ही हमें पूछी गई थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन को भी हम देख सकते हैं। अब ऑप्शन बी को अगर आप उठाओगे, सो ऑप्शन बी हमें कहता है कॉस्ट ऑफ पेकिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड सो चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने सीधा सीधा पढ़ा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये जो पेकिंग है ना, देखो आपके पास माल पड़ा है, गुड्स पड़े हैं, ठीक है? अब आपको वो किसी शक्ल में पहुंचे थे आपके बिजनेस तक, फिर आपने उसको पैक किया, पैकिंग करी उन चीजों की, ठीक है? तो जो ये पैकिंग आपने करी, इस पर जो कास्ट आ गया ना, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या होता है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या होता है बेटा? दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो हम चार्ज करते हैं किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है? अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो किसको चार्ज हम करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को हम चार्ज करेंगे। बात आई समझ? पहली बार पढ़ा रहा हूँ अकाउंटेंसी, तो कहीं पे अगर बेटा गलती होगी ना, सो प्लीज माफ कर देना उस चीज के लिए। तो चलिए जी, सी पार्ट, सी ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज चार्ज्ड विद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? देखो बेटा, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। सैलरीज एंड वेजेस, देखो ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। अगर वेजेस एंड सैलरी होता है ना बेटा, तो वो चार्ज हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट को। किसको? ट्रेडिंग अकाउंट को वो चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस, देखो पहले वाले को देखो, सैलरी क्या है? ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, सैलरीज एंड वेजेस ये हम हमेशा चार्ज करते हैं किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये चार्ज करते हैं। तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, बी सी डी सही है, लेकिन हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट वाला बताना था, यानी कि गलत वाला अगर हमें बताना था, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो अगर आ रही है तो इसी खुशी में एक लाइक तो बनता है ना यार। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है विच ऑफ द ऑप्शन शोज द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कहता है कौन सा ऑप्शन हमें शो करता है करेक्ट रिकॉर्डिंग, किस चीज के लिए? ट्रेड डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है ऑन परचेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, आपने पढ़ा होगा, तो अब आप आंसर कीजिए पहले, ठीक है? फिर मैं करता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे, पहला ऑप्शन, अच्छा हमें क्या बताना है? करेक्ट वाला बताना है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन हमें बता रहा है ट्रेड डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बिल्कुल, ये इसके लिए एक इनकम है ना, गेन है इसके लिए, तो इसको क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? उसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये गेन है ना, जिसको डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला, उसके लिए क्या है? गेन है ना, उसको 2000 देने थे एक्चुअल में, और उसको मिल गया 1800 में, और ये ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट नहीं है, तो उसके लिए गेन हुआ ना, तो ये क्रेडिट किया जाएगा उसको। ठीक है, क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, इतनी बात समझ आ गई ना? पेन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। चलिए जी, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, क्या कह रहा है? एक मिनट, मैंने कुछ गलत बोल दिया। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा इसका, सॉरी 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 सॉरी। तो पहला वाला हमने पढ़ा ट्रेड डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो तीसरा,
ट्रेड डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कहता है ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी, तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखेंगे, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखेंगे कि कहता है ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एंड रिकॉर्ड एट नेट वैल्यू, ठीक है, कहता है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये हम डिडक्ट करते हैं फ्रॉम लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है? जो मार्केट प्राइस होता है किसी आइटम पर, ठीक है, तो हम वहां से इसको डिडक्ट करके रिकॉर्ड करते हैं नेट वैल्यू पर, ठीक है, कहां पे? नेट वैल्यू पर। देखो बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। क्या होता है कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट पे क्या होता है, आपको अगर कोई आइटम है 2000 की तो उस पे आपको डिस्काउंट मिला 200 रुपये। कितना? 200 रुपये। तो दैट मीन्स आपने वो आइटम के लिए पे करना है कितना? 1800 रुपीज। क्या करना है? 1800 रुपीज। ये हो गए कैश कैश डिस्काउंट के टाइम, कैश डिस्काउंट के टाइम। तो कैश डिस्काउंट के टाइम हम क्रेडिट भी करते हैं और डेबिट भी करते हैं अपने अपने कंसर्नेड अकाउंट्स में। लेकिन वहीं पे जब आपको ट्रेड डिस्काउंट का लॉजिक आता है, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है? ये हम यूजुअली फॉर सेल्स, जब हम सेल्स करेंगे, चाहे कैश सेल्स करेंगे या क्रेडिट सेल्स करेंगे, तो तब हम ज्यादा, ताकि ज्यादा सेल हो तो इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर आपने किसी आइटम की थी 200 रुपये, 2000 रुपये, और आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 200, ठीक है, कितना दिया? ट्रेड डिस्काउंट दिया 200। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, इसको हमने डिडक्ट किया, 2000 में से 200 गए तो कितना रहा? 1800। कितना हुआ? रहा 1800। देन वही हम रिकॉर्ड करते हैं नेट वैल्यू पे, और नेट वैल्यू इसका आप क्या रहता है? 1800, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो इस केस को पढ़ने के बाद अब आपको क्या लगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए जी, वैसे आपने अगर अभी तक पढ़ा है तो आपने इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, यहाँ से ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करोगे, जहां पे मुझे लगता है वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बनाओ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट्स है, तो फिर ऑप्शंस इस तरीके से है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे मैच नहीं किया है, बल्कि बस ऐसे ही यूं ही मैंने लिखा है इसको। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है हमारे पास? पर्सनल अकाउंट के लिए हमें रूल क्या होता है बताओ? हम्म उसके लिए होता है रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इसका पहले को आ जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये सीधा सीधा मैच हुआ है, ओके। और फिर दूसरा रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट को सी आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे हम। तीसरा तीसरा हमें क्या कह रहा है? स्टेटमेंट नंबर थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें बताना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। होता है कि नहीं होता है? बोलोगे सर थर्ड ऑप्शन को क्या आ जाएगा? बी। तो ऐसा हमें एक ही ऑप्शन मिलता है, उसको हम टिक करेंगे। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में आते हैं बस आपको डराने के लिए, होते ही कुछ नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, इन अमेंडेड कैश बुक, इन अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक का मतलब क्या हो गया? जिसको हमने रेक्टिफाई किया, जिस पे हमने चेंजेस लाई, ठीक है, जिसको हमने चेंज किया, ठीक किया, करेक्ट किया, ओके, या रिवाइज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड, तो कौन सा यहाँ पे रिकॉर्ड होएगा? बताओ भाई। क्या ये चीज हम रिकॉर्ड करेंगे? चेक इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर बैंक, तो ये तो पूरा काम हो चुका है, हम इसको क्यों रिकॉर्ड करेंगे भाई? ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हट गया, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक क्रेडिटेड इन पासबुक, ठीक है।
कहता है जो इंटरेस्ट है बैंक ने अलाउड किया इंटरेस्ट, और उन्होंने अपने पासबुक में क्या किया, क्रेडिट किया, पासबुक में क्रेडिट किया। लेकिन क्या आपने यहाँ पे उसको ऐड किया था, शो किया था? नहीं ना, आपको पता ही नहीं। तो अब आपको बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग ये चेंज करनी है ना, ये अमेंडमेंट करनी है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बस हो गया। फिर ये भी अगर आप पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, तो इनकी कोई वैसी भी जरूरत नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डैश डैश अकाउंट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर द सेम हैज बीन अर्नड एंड कंप्यूटेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। देखो बेटा, पार्टनरशिप फर्म किसको कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म किसको कहते हैं? सपोज पर्सन ए, बी, सी, डी, ये चार पार्टनर्स है, और इसको हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। क्या कहेंगे बेटा? पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। ठीक, तो ये हमें कहता है, अब एक अकाउंट देखो, जब ये काम करते हैं ना, चारों पार्टनर जब हम काम करेंगे ना, तो ये क्या कमाएंगे? यहां से ये कमाएंगे प्रॉफिट। क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। ठीक है, और फिर ये इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स में। ये ए बी सी डी क्या है? पार्टनर्स है, तो ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। देखो, इतना हिस्सा ए को मिलेगा, इतना प्रॉफिट का शेयर बी को मिलेगा, इतना प्रॉफिट का शेयर सी को मिलेगा, और इतना प्रॉफिट का शेयर डी को मिलेगा। इतना आपको समझ आता है ना? अब किसको कितना मिलेगा, ठीक है, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उनको मिलेगा। जितना उन्होंने अर्न किया होगा उतना उनको मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक अकाउंट बनता है। उस इस चीज को शो करने के लिए एक अकाउंट बनता है, तो उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ आ रहा है ना बेटा? मगज में आ रहा है ना? कोई शक? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इजी सा क्वेश्चन है, बस डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो बनाओ, आंसर करो, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कहता है विच अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग एक्शंस। ठीक है, कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस के लिए क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो हमें बताना है। तो पहला वाला कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक हम किसको कहते हैं? ठीक है, एक साल अकाउंटिंग पीरियड देखो खत्म होने के बाद, वो एक साल हो सकता है सपोज, तो वो खत्म होने के बाद आपके पास कुछ स्टॉक बचता है, आपके पास कुछ स्टॉक बचता है। ठीक है, तो वो अगले साल में, अगले पीरियड में वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। लेकिन हम इसको वहां पे जब क्लोज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, अब एक कंसेप्ट होता है हमारे पास अकाउंटिंग में, वो बोलता है जो कम हो उसी पे आप वैल्यूएशन इसकी करो। ठीक है, तो होता क्या क्या होता है एक्चुअल में, क्या क्या होता है? एक तो होता है इसका कॉस्ट, दूसरा होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो ये बोलता है, ये कंसेप्ट हमें बोलता है जो कम वाला है ना, कम वाला है, तो उसी पे आप इसको इसकी वैल्यूएशन करो। एक कंसेप्ट आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। वो हमें क्या कहता है? एंटिसिपेट फॉर ऑल लॉसेस, है ना? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सारे ये जो लॉसेस वगैरह है, तो उनके लिए आप ये रखो दिमाग में, लेकिन प्रॉफिट्स वगैरह वो ये, तो उनको आप मत रखो। ठीक है, उनको मतलब ये वो मत करो। ठीक है, तो चलिए जी, अब इसको हम कंजर्वेटिज्म कोई हम प्रूडेंस भी कहते हैं। तो वैसे भी ये जो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट करना है कॉस्ट प्राइस पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, उसको इसको हम प्रूडेंस कहते हैं। तो ऑप्शन बी और सी हट गया। ठीक है, मर गया। ठीक, अब हमारे पास रह गए दो ऑप्शंस। तो दूसरा वाला सेकंड सेकंड अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। देखो, अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट आता भी नहीं था, तब आपको तुक्का अगर मारना होता, पहला आपने किया ना, तो दो ऑप्शंस हट गए, अब आपको दो में से तुक्का मारना था। ठीक है, तो चलिए जी दूसरा वाला पढ़ते हैं। कहता है सम स्टेशनरी आइटम्स परचेज्ड इन अ ईयर एंड यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड नॉट एज एन एसेट। ठीक है, कहता है जो कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं, जो कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं जिनको परचेज किया गया,
किसी साल में, और उनको नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, उनको नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूज किया गया, तो उसको हम ट्रीट करेंगे एक एक्सपेंस, ना कि एक एसेट। ठीक है, एक एक्सपेंस ना कि एक एसेट। तो ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ये सब बोलते हैं? कंसिस्टेंसी तो हमें कुछ और बोलता है। कंसिस्टेंसी हमें क्या बोलता है कि मतलब अकाउंटिंग रूल्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो ये तो हट गए, ये तो यहाँ पे बात नहीं है। तो अल्टीमेटली आप ऑप्शन डी को टिक करोगे एंड डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और इस कन्वेंशन को हम कहते हैं मटेरियलिटी कन्वेंशन। ओके, मेरी बात समझ आ गई नहीं बेटा? किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को सीखा होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, थोड़ी सी कलाकारी मैंने की है ऑप्शंस बनाने में, इसकी लैंग्वेज चेंज करने में, इसके मतलब वो स्टेटमेंट्स बदलने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन इनकरेक्ट पेयर कंसिडरिंग ए फर्म्स बैलेंस शीट? देखो, एक फर्म का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपके सिलेबस में सीधा सीधा एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। तो हमें बोलना है यहां से कौन सा ऑप्शन या कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। तो देखो बेटा, ए ऑप्शन, अगर हम पहला वाला ऑप्शन अगर हम उठाएंगे, ये कहता है फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये तो हमें फिक्टिशियस एसेट होता है। ठीक है, अब फिक्टिशियस एसेट की डेफिनेशन क्या होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये फिक्टिशियस एसेट, एक हिंट मैं आपको दूंगा, ये एसेट ही होता है, लेकिन एसेट 100% नहीं होता है। ठीक है, ये एसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। और फिक्टिशियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में डिसाइड होता है कि ये एक्चुअल में एसेट है या नहीं है। ओके, चलिए जी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, सॉरी, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दूसरा, टेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स ये क्या होते हैं? ट्रेडमार्क्स होते हैं। देखो, ट्रेडमार्क्स होते, ट्रेडमार्क हुआ, गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, ये क्या होते हैं बेटे? ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं। क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक, तो ये बोलते हैं ये टेंजिबल है, तो ये बात गलत है कि नहीं है? अब तीसरा, वेस्टिंग एसेट, वेस्टिंग एसेट, ऑयल वेल्स को हम वेस्टिंग एसेट कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। करंट एसेट्स, करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या होता है? जो पैसा आपको मिलने वाला होगा एज अ फर्म, आप अगर काम करते हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको जो ये मिलने वाला होता है तो उसको बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो वही बिल्स रिसीवेबल को हम करंट एसेट कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब आपने देखा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये करेक्ट है एंड ऑप्शन बी इज रॉन्ग, राइट? ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। लेकिन हमें इनकरेक्ट बोलना था, करेक्ट नहीं बोलना था। तो इन तीनों को हम साफ करेंगे और आंसर हमारे पास हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट। तो दोस्तों, एक आसान सा सवाल आपने देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स ने ये करवाया है। कहता है फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सपेंडिचर दो होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी क्या होता है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इजी क्वेश्चन है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए। तो लेकिन इसकी वजह से अगर आपने डिफरेंशिएट नहीं किया कि कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया या कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया, अगर आपने ये गलती करी तो उस गलती को, इस एरर को हम क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, देखो, आपने एक्सपेंडिचर दिखाना था तो आपने एक्सपेंडिचर दिखाया, आपने एक्सपेंडिचर दिखाया, लेकिन आपने रेवेन्यू को दिखाया कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टोटल जो आपको मिलेगा ना बेटा, टोटलिंग जब आप करोगे, टोटल तो आपको हमेशा करेक्ट ही मिलेगा, यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसकी करेक्ट होगी। ठीक है, लेकिन अब आपने यहाँ पे कुछ वायलेट किया ना, जो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना था उसको आपने कैपिटल दिखाया, जो आपको कैपिटल दिखाना था उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया। तो वायलेशन यहाँ पे हो गई रूल्स की, अकाउंटिंग रूल्स की यहाँ पे वायलेशन होगी। तो उस वायलेशन को हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो कंपनसेशन एरर किसको कहते हैं? जहां पे कंपनसेट होता है, यानी कि एक
अमाउंट आप कहीं पे क्रेडिट करोगे, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट भी आप कोई और अमाउंट करोगे और वो गलती छुप जाएगी, वो गलती छुप जाएगी, दिख नहीं जाएगी ट्रायल बैलेंस में, तो उनको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। इसी तरीके से एरर ऑफ कमीशन होता है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है, सपोज आपको 1000 दिखाना था, आपने 800 दिखाया, ठीक है, तो इसको कहते हैं कमीशन। क्या कहते हैं? कमीशन। तो इसी तरीके से एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब ओमिट, ओमिट मतलब भूल जाना, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है, एक होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, ठीक। तो बात करेंगे इस सवाल की, तो इसका आंसर एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स ऑफ टू साइडेड एरर व्हाइल रिकॉर्डिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो दो दो एरर्स, टू साइडेड एरर होता है, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? देखो बेटा, ऑप्शन ए को अगर हम उठाएंगे, ये कहता है ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, ठीक है, वाज पोस्टेड टू हिज या हर अकाउंट एज 10, ठीक है। तो ये यहाँ पे टू साइडेड एरर नहीं है, बल्कि एक ही साइड एरर होता है, एक ही साइड ये एरर हुआ है। एक्चुअल में रिसीव किया इतना और हमने दिखाया कितना, 10 रुपीज, 100 के बजाय हमने 10 दिखाया, ठीक है, पोस्टिंग के टाइम। तो इसको हम कहेंगे वन साइडेड एरर। एरर है, अब कौन सा एरर है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन एरर है, वन साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर नहीं है। ओके, बी ऑप्शन उठाएंगे, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय 1000। परचेज बुक में हमने 1000 ज्यादा दिखाया, अगर हमने दिखाने थे 10,000, हमने दिखाए सपोज 11,000। कितना? हमने 11,000 दिखाए। ये जो 1000 का डिफरेंस है इसको ओवरकास्ट कहते हैं, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ऑप्शन भी क्या है, ये भी एक वन साइडेड एरर है। ओके, तीसरा तीसरा ऑप्शन, थर्ड हम देखेंगे, सी ऑप्शन हम देखेंगे, कहता है द क्रेडिट सेल ऑफ ₹1080 टू आनंद वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, ठीक है। अब ये क्रेडिट सेल है, ठीक है, तो हमने इसको सेल्स बुक में दिखाया, ठीक है। सेल्स बुक में हम तब दिखाते जब ये कैश सेल होती, कैश के अगेंस्ट हमने गुड्स सोल्ड किए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, देखो बेटा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल को हमने दिखाया सेल्स बुक में, सेल्स बुक में, ठीक है। तो क्या हो गया एक एरर, ठीक है। और फिर दूसरा दूसरा हमने सेल करी थी ₹1080 की और हमने दिखाया ₹1800, ठीक है। यानी कि दूसरा एरर भी हमने किया, ₹1080 दिखाना था और हमने दिखाया रुपीज कितना, 1800, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सेकंड टाइप का एरर किया, दूसरा एरर किया, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज टू साइडेड एरर। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बनाओ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये वर्ड्स का खास ख्याल रखा करो, एग्जाम में भी, मॉक टेस्ट में भी। इनकरेक्ट बताना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? ओके, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज व्हाट, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जब बैलेंस एज पर पासबुक आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। देखो बेटा, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आपको किस पे जाना होता है, आपको जाना होता है बैलेंस एज पर, यानी कि आपको मिलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या मिलेगा? कैश बुक। तो ये हमें क्या कहता है, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर्स आर एडेड, ठीक है। तो कहता है जो डायरेक्ट डिपॉजिट होते हैं कस्टमर की तरफ से, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक। तो देखो बेटा, अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जो पासबुक है वहां पर बैलेंस ज्यादा शो हुआ होगा, ठीक है, और जो कैश बुक है वहां पे बैलेंस कम शो हुआ होगा,
क्या हुआ होगा, कम शो होता होगा, कन्फर्म है, क्योंकि क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट किया हुआ है कस्टमर ने, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट किया हुआ है कस्टमर ने। तो बैलेंस इन पासबुक विल बी ग्रेटर देन बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन हमें ट्रीटमेंट करना है बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपका ये ऐड हुआ, जो डायरेक्ट डिपॉजिट आ गया वो पासबुक में ऐड हुआ, लेकिन कैश बुक में तो ऐड नहीं हुआ था ना। तो हम यहां से क्या करेंगे, ये जितना डिपॉजिट हुआ उतने को हम वापस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट हमें बैलेंस एज पर कैश बुक मिले। तो एडेड नहीं आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड होना चाहिए। तो अगर हमें एक ऑप्शन बता रहा था कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो ए इज इनकरेक्ट, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी में हम फंस सकते हैं ना, तो हम कुछ और दो ऑप्शंस भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, चलिए जी, दूसरा सेकंड बी, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट अनकलेक्टेड चेक्स आर एडेड। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, गलत बात मतलब ये सही बात है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत बात है। हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, ना कि करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऑप्शन सी, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जब कैश बुक हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और हमें किसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। कैश बुक आपको अपने पास होती है, पासबुक बैंक की वो हेडेक होती है। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स और एडेड, ये क्या था, अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होती है। ये तो सही बात है, ये तो बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें बताना है गलत बात कौन सी है, ठीक है। तो देखो बेटा, हमें इनकरेक्ट बताना था, ये करेक्ट है तो आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट है तो आंसर नहीं होगा, तो ये दोनों भी नहीं होंगे, बी एंड सी भी नहीं होंगे। देन व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट we have question number 14, in single entry system which is या which are correct, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो चलिए जो ऑप्शंस हम देखते हैं, पार्शियल एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कहता है सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है ये होता है पार्शियल या इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये करेक्ट है। ओके, फिर सेकंड, जनरली अडॉप्टेड बाय स्मॉल ट्रेडर्स, क्या जनरली मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली अडॉप्टेड बाय स्मॉल ट्रेडर्स, पेटी शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। तो बिल्कुल ये अगर हम देखें कुल मिलाकर, अगर हम सेकंड ऑप्शन में ये स्मॉल ट्रेडर, पेटी शॉपकीपर, डॉक्टर, एडवोकेट एंड अदर प्रोफेशनल देखेंगे, तो ये स्मॉल फर्म्स है, क्या है, स्मॉल, छोटे छोटे इंडिविजुअल या स्मॉल फर्म्स हम इनको कहेंगे। तो ये इसको फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो गए अभी तक दो करेक्ट हमारे, कितने, दो। अब तीसरा देखेंगे, द लिमिटेड कंपनीज। अब इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस चीज को देखो, कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, द लिमिटेड कंपनी कैन नॉट अडॉप्ट इट, कैन नॉट अडॉप्ट व्हाट, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते बिकॉज दे हैव टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि उनको एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखना होता है सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम तो कंप्लीट नहीं होता है, दिस इज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सो वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वाई, इसमें क्या आपको मिलेगा, ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आपको बताना था। तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है ये मॉक मैंने कहीं से टफ बनाया था, लेकिन बाद में आएंगे बोलेंगे सर वो किया था, ये किया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट थोड़ा सा मैं आपके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट हो गया है, अभी आप देखो प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई एक ऐसा एसेट है जिसको आप 100% नहीं कह सकते कि ये एसेट है, जिसको आप 100% एसेट नहीं मान सकते। फिर उसको एसेट अब आप कब मान सकते हो, जब नियर फ्यूचर में, जब फ्यूचर में ये साबित हो जाए कि ये आपका एसेट है। तो मतलब ये एक ऐसा एसेट होता है जो डिपेंड करता है हमारे फ्यूचर पे, फर्म के फ्यूचर पे, किसी डिसीजन पे, ठीक है, ये एक्चुअल में एसेट है भी या
नहीं है। ठीक, तो लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे ऑप्शंस तो इसमें हम फंस सकते हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से फिक्टिशियस एसेट होता है। चलिए, सेकंड अगर हम देखेंगे गुडविल, ये क्या है? दिस इज इंटेंजिबल एसेट, दिस इज इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो क्या ये फिक्टिशियस एसेट है? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, सो ये ऑप्शन हट गया हमारा। फिर तीसरा देखेंगे डेटर्स। अच्छा, ये डेटर्स मतलब ऑल डेटर्स होते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दीज आर करंट एसेट्स। कौन से? डेटर्स जो होते हैं करंट एसेट्स। अब डेटर्स भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड भी हट गया, जहां जहां आपको थर्ड दिखेगा हट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। फिर तीसरा अगर हम देखेंगे, ये बोलता है लैंड, लैंड और मशीनरी। अगर आप देखोगे, दीज आर फिक्स्ड एसेट्स एंड, और अगर आप गुडविल एंड ट्रेडमार्क अगर देखोगे, तो दीज आर, देखो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड एंड मशीनरी। गुडविल और ट्रेडमार्क जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स है। तो यानी कि ऑप्शन फोर्थ भी हट गया। तो अब देखो, हटाते हटाते हमने तीन हटाए, अरे बाप रे, एक ही ऑप्शन बच गया और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश में करूंगा कि किस तरीके से हमारे पास ये पहला वाला क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट होता है। तो कहता है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसका मतलब होता है नेट लॉस। और डेबिट साइड में क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रोविजन रखा होता है, सपोज बेड डेट्स के लिए हमने प्रोविजन रखा होता है, बेड डेट्स के लिए। सपोज सपोज 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के लिए हमने प्रोविजन रखा कि ये हमारा क्या है? बेड डेट्स है, यानी कि ये हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो ये पैसा खा जाएगी, खा जाएगी। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि ये 10 के 10,000 खा जाएगी, कुछ तो वापस आ सकता है ना, कुछ तो वापस आ सकता है। सपोज अगर 5,000 नियर फ्यूचर वापस आ गए, तो ये 5,000 क्या हुआ बेटा? एसेट हुआ। तो ये 5,000 अगर वापस आ गए, तो ये क्या है? आपके लिए एसेट है। यहां पे ये पहले आपने बेड डेट में रखा था, बेड डेट मतलब लॉस। ठीक है, लॉस, और लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। लेकिन अब ये फिक्टिशियस एसेट भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि हो सकता है यहां से कुछ पैसा वापस आए। लेट सपोज 5,000 रुपए वापस आ गया, तो तब तब ये क्या कहलाएगा? हमारा एसेट कहलाएगा। लेकिन जब आएगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, जब आएगा तो मतलब एसेट हम नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम फिक्टिशियस एसेट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फिक्टिशियस एसेट कहेंगे। अच्छा, किसी एक्सपर्ट से और इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना, ये गलत आंसर नहीं है इसका। तो हो सकता है मुझ में नॉलेज की कमी है, मैंने अपने बेस्ट तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करके दिया। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, फटाफट अब हम कुछ क्वेश्चंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस ऑफ द लेजर। तो कहता है जो अकाउंट बैलेंसेस होते हैं लेजर में, उसके कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ठीक, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है? किसके कंटेक्स्ट में? अकाउंट बैलेंसेस ऑफ द लेजर के कंटेक्स्ट में। ठीक, तो चलिए जी, a debit balance of a personal account means that the paid party owes that amount to the business। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑल रियल अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस। सारे के सारे रियल अकाउंट्स की का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल इज आवर कैश। ठीक है, इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। कभी मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर मैंने ये चीज सिखाने की कोशिश करी। ठीक है, और लॉजिकल वे में मैं बिल्कुल मतलब वो टेक्निकल टेक्निकल वे में चीजों को नहीं बताता। ठीक, तो चलिए जी, थर्ड वाला, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट यूजुअली बैलेंस्ड। नॉमिनल अकाउंट्स को हम यूजुअली, वर्ड हियर द वर्ड इज यूजुअली, ओके, इसको हम यूजुअली बैलेंस नहीं करते, बल्कि इसको हम क्लोज करते हैं। किस तरीके से? ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तब हम इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कृष्णा लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल, ठीक है, आर, ओके, द कॉस्ट प्राइस इज ₹1000। तो कॉस्ट प्राइस है रॉ मटेरियल, देखो बेटा रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है 1000, ओके, 1000 प्लस, ओके, देन द अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज, फ्राइट यानी कि किराया इस पे लग जाता है इसको 50 रुपए, कितना किराया लग जाता है 50 रुपए, तो 50 रुपए थोड़ा सा इधर मैं लिखूं, ओके, अगर आप परमिशन दो तो ठीक है, ओके, अनलोडिंग चार्जेस, अब ये रॉ मटेरियल लाता है ना, ठीक है, उसको अनलोड करता है, उसके लिए भी इसको चार्ज देने पड़ते, कितने 20 रुपए, ओके, राइट, ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन इसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था, ट्रेड डिस्काउंट मिला था 15 रुपए का, तो ये 15 रुपए क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी इस टोटल में से, ठीक है, तो हमें बताना है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए आप हमें कॉस्ट ऑफ परचेज बताओ, ठीक है, देखो आपने सपोज अगर आपने घर के लिए एक टीवी सेट लाया, टेलीविजन लाया, ठीक है, वो आपने अगर 10,000 में लाया, कितने में, 10,000 में लाया, और अगर आपको किराया उस पे 200 लगता है ना, तो कॉस्ट प्राइस जो आपका होगा ना, कॉस्ट प्राइस, तो वो होगा बेटा 10,200 रुपए, 10,200 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो बस उसी कंसेप्ट के हिसाब से अब हम चीजों को देखते हैं, ठीक, तो लेकिन इस पे ट्रेड डिस्काउंट 15 रुपए का मिला था, जब आप इसको टोटल करोगे देन यू विल गेट कितना, ₹1055, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सेकंड। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आप इस इंफॉर्मेशन को देखोगे, जैसे आप इस इंफॉर्मेशन को देखोगे, ठीक है, तो दो ऑप्शन अल्टीमेटली हट जाएगी, कौन सा, 985 वाला, 1000 वाला, क्योंकि 1000 तो रॉ मटेरियल की ही कॉस्ट है, और ऊपर से फ्राइट भी लगता है, और भी चार्जेस है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हट गया 1000 वाला। अच्छा, 1000 रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और ट्रेड डिस्काउंट भी 15 रुपए है, तो हो गया 985, लेकिन ये दो चीजें होने की वजह से एटलीस्ट 1000 से ज्यादा तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन डी भी खत्म हो गया, तो अब अगर आपको तुक्का मारना होगा तो कहीं ना कहीं 50% चांसेस थे आपका तुक्का सही मारने के, तो वैसे आपने करेक्ट आंसर टिक किया होगा, तो मुझे उम्मीद है आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया हुआ है, ठीक है, बस एक क्वेश्चन का डाटा मैंने चेंज करके ये डाल दिया, ओके, चलिए जी, क्या कहता है, पैराडाइज एकेडमी सोल्ड गुड्स ऑफ वर्थ ₹2000, ओके, इसने सेल किए, पैराडाइज एकेडमी है ना, मेरी चैनल का नाम है, तो इसने सोल्ड किए गुड्स, उसकी कीमत थी कितनी, ₹2000, तो मनोज सिन्हा एलजी साहब को दिए थे, ओके, एंड ऑफर्ड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500, और मैंने उसको डिस्काउंट दिया कितना, ₹500 का, ₹500 का, व्हाट शुड बी डन विद कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के साथ डन क्या होगा, कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, देखो बेटा, गुड सोल्ड फॉर कैश, यानी कि यहां पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो तो मनोज सिन्हा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसने कैश पे किया ना, अगर ये क्रेडिट सेल होती ना तब हम मनोज सिन्हा लिखते, तो मनोज सिन्हा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे परचेज, तो परचेज, ठीक है, टू परचेज, लेकिन इसने जब परचेज किया तो इसने गुड्स जो खरीदे वो वर्थ ₹2000 है, कितने हैं, ₹2000 के हैं, ₹2000 के, लेकिन कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कैश एक्चुअल में आया कितना, 500 का, तो मैंने डिस्काउंट दिया ना, तो मैंने हाथ में कितना पकड़ा, कैश कितना पकड़ा, तो 1500 रुपए, कितना, 1500 रुपए, यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड बाय 1500, यानी कि ऑप्शन बी, लेकिन अब यहाँ पे डेबिट 1500 और क्रेडिट यहाँ पे कितना आ गया, 2000, लेकिन ये इक्वल आना चाहिए ना, 2000, तो गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ है डिस्काउंट जो है ना, 500 रुपए, तो ये जो डिस्काउंट मैंने एलो किया ना, तो ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, ये मेरा लॉस है ना, तो डेबिट साइड में आता है, तो इसको हम लिखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी हमने दिया, स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी गलत हो सकती है, तो कितने का, 500 का, अब देखो 1500 500 हो गए 2000, तो अब आपने देखा होगा कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड की इक्वल आ जाएगी, बात खत्म, ओके, नाउ एग्जामिनर आपको डराने के लिए कुछ इस तरीके से भी आपके साथ खेल सकता है, लेकिन वापस कैसे खेलना है मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है, ओके जी। वैसे ये तरीके ना आपने कभी देखे होंगे, ना आपको किसी टीचर ने अभी तक, किसी अकाउंटेंसी टीचर ने सिखाए होंगे। लेकिन अगर आपने मुझसे मैथ्स पढ़ा है ना, तो अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप के या मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन विदाउट फार्मूला आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी, फिर कभी मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे वक्त मिला नियर फ्यूचर। तो चलिए जी, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब ये एक इररिलेवेंट लाइन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आप आगे आगे क्वेश्चन पढ़ोगे। वैसे भी जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं होगी, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल फॉर ऑल। ओके, तो ए बी सी ये पार्टनर्स है और ये किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 ईच। देखो बेटा, देखो समझो, ये है पार्टनर ए, ये है पार्टनर बी, और ये है हमारा पार्टनर सी। हर कोई इन्वेस्ट करता है 50,000। इसने दिए 50,000, इसने दिए 50,000, और सी ने भी कितना पे किया, 50,000। ओके, इतना आपने समझा ना? ठीक है। ए रिमेन्स इन पार्टनरशिप फॉर 9 मंथ्स। ए 9 मंथ्स के लिए रहता है। देन उसके बाद बी, बी फॉर 6 मंथ्स, बी 6 मंथ्स के लिए रहता है पार्टनरशिप में। ओके, और देन उसके बाद पार्टनरशिप खत्म होती है, मतलब आई बात समझ। एंड सी फॉर 12 मंथ्स, और सी रहता है कितने, 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना गंदी नजर से, तो देखो बेटा 50 50 50 कट। ठीक है, सो 3 से इसको कट करेंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगी। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका मिलेगा ना, वो देखो बेटा, जब आपने इसको कट किया ना, 3 तिया 9, ओके, देन 3 दूनी 6, ओके, और सी का कितना है, 3 चुक 12। तो ये है बेटा किसका, ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो अब हमें ये कहता है, क्या कहता है, एट द एंड ऑफ द ईयर सी इज गेटिंग ₹12,000। सी का प्रॉफिट में कितना है, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपए। इसको मिलते हैं 12,000, क्या मिलते हैं, 12,000। तो कहता है फाइंड ए इज शेयर। ए का शेयर क्या होगा, ए का शेयर क्या होगा, तो ए का शेयर कितना है, 3 यूनिट। सो हम लिख सकते हैं एज शेयर इज इक्वल टू, देखो जो गिवन है उनको डिवाइड, गिवन क्या है, 12,000 रुपए, 12,000 को डिवाइड करेंगे, कितने यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की, और निकालना हमें ए का शेयर है। ए का शेयर कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट से मल्टीप्लाई करेगी। जब आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है, सो 3 इंटू 3,000, यहाँ पे 3,000 आ जाएगा, इंटू 3 दैट इज 9,000, और 9,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ, कोई शक? इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन पता नहीं आप क्यों घबराते हो पार्टनरशिप से। एक्चुअल में आप यहाँ पे गड़बड़ क्या है, आप यहाँ पे फार्मूला भी सीधा सीधा नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए आप फंस गए थे इस क्वेश्चन में। तो लेकिन सिटल कुछ लेजेंड्स ने इसको लॉजिकल वे में किया होगा, लेकिन अगर आपकी लॉजिक्स क्लियर नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज मैटर नहीं करेगी, आप नॉलेज को किस तरीके से एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे, वो बहुत फायदे की चीज है। ठीक है, उससे आपका सिलेक्शन एक्चुअल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिलेट टू एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके, ये आप मुझे बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है। ठीक, देखो एक्सपेंडिचर दो होते हैं, एक्सपेंडिचर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन नहीं है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, वो हमें बताना है। ठीक, तो चलिए जी ऑप्शन देखते हैं। रिपेयर एक्सपेंसेस, किसी चीज को हम रिपेयर करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये अर्निंग कैपेसिटी तो इंक्रीज नहीं करेगा ना हमारी फर्म में। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हमें डू नॉट बताना है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, कोई मशीन आपने लाई, कोई मशीन आपने लाई अपनी फर्म के लिए, और उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस पे किए। ठीक, तो लेकिन वो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा ना, तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमें वही बताना था। और डी, ओवरहॉलिंग
एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी। देखो अभी सेकंड हैंड मशीनरी बैठ के है, वो काम नहीं करती है, लेकिन ओवरहाल करने के बाद वो काम करेगी और उसके उसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी एक फर्म में। तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सी एंड डी, लेकिन क्या दो दो को हम टिक करेंगे? नहीं, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी, बोथ सी एंड डी इज करेक्ट। ठीक है, बोथ बी एंड सी एंड डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में क्या आपका हुआ है? बोथ सी एंड डी, यानी कि एक्चुअल में ये है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है? देखो ये जो हमारे पास था, ये था मॉक टेस्ट नंबर 1। इसमें अब आपको अपना स्कोर मुझे करना है, कमेंट सेक्शन में बोलना है। ठीक, और अपना फीडबैक मुझे बता देना। ठीक है, अपना फीडबैक मुझे जरूर बता देना। ठीक, तो ये भी आप कहाँ पे दोगे? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। हो गई 2 बातें। तीसरी बात, तीसरी बात, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, मैथ्स एंड स्टैट्स, इकोनॉमिक्स को भी रख सकते हो। ये इस बार आपका रहेगा डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर। देखो आप अगर बहुत अच्छे तरीके से लॉजिकल वे में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, देन यू विल स्कोर मैक्सिमम। ठीक है, आप स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। जीके में आप कितना भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, जब आपको एग्जामिनर एग्जाम से किक आउट करने पे आएगा ना, तब आपको क्वेश्चंस ठीक नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप उसको लॉजिकल वे में पढ़ो। अच्छा, और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको और मॉक टेस्ट्स चाहिए, और मॉक टेस्ट्स चाहिए, और मेरा मॉक टेस्ट्स का लेवल थोड़ा सा अलग हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, लेकिन टफ नहीं है, आपने खुद भी देखा होगा। ठीक है, तो ट्विस्टेड में क्वेश्चन को बनाता हूँ, टफ बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ टफ क्वेश्चंस भी डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं दूंगा, इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं दूंगा बाकी के कंपैरिजन में। जो बाकी आपने कोई भी देखा होगा ना, ठीक है, जेंट की यूटी में एक दो को छोड़ के, तो इतने इरिलेवेंट क्वेश्चन भर भर के पड़े हैं ना मॉक टेस्ट, उसमें मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन मॉक टेस्ट एक्चुअल में देना किस चीज के लिए होता है? अपना एक तो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, और दूसरा आप जो मिस्टेक्स होते हैं करते हो, सिली मिस्टेक्स कहे या जानबूझ के मिस्टेक्स कहे, तो उन पे वर्कआउट करते हो, अपने वीक एरियाज को जान के आप काम करते हो। तो आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं देखूंगा उस हवाले से मैं क्या करता हूँ अकाउंटेंसी को लेकर। बाकी मैथ्स और स्टैट्स, बाकी मैथ्स और स्टैट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो वहां पे आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, वहां पे पेड में भी पढ़ाता हूँ, सिलेबस पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ, प्रैक्टिस सेट्स अब यूट्यूब पे लाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप वहां से भी इंशाल्लाह अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आप बहुत अच्छा करोगे। ओके, हो गई ये बातें। और कोई बात रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और लेवल इस पेपर का क्या रहा, तो क्या कैसा था, तो वो भी आप मुझे बता देना। अच्छा, बात करें कि अब सेफ स्कोर की, इस मॉक टेस्ट की सेफ स्कोर। देखो बेटा, सेफ स्कोर इसका है 15+। अगर आपने लाए हैं ना, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है। अब मैं आपको बताऊंगा 100% सेफ स्कोर। 100% सेफ नहीं, बल्कि मैं कहूंगा सेफेस्ट स्कोर कहूंगा मैं। ठीक है, तो जिस चीज के लिए मैं 100% गारंटी दूंगा कि आपको एग्जाम में पेपर अच्छा होगा अकाउंटेंसी को लेकर। ठीक है, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी हो। ठीक है, वो है 17 के आसपास, 17 या 17 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके ठीक हुए ना, तो कुछ मत करो, जस्ट रिवाइज करो और मार्क्स लगाओ, बस। कुछ नहीं करना है अकाउंटेंसी में। लेकिन अब यहाँ पे है डेंजर लाइन। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना मुझसे प्लीज। अगर आपके बिलो 15 आ रहे हैं ना, बिलो 15 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20, तो आपको वाकई में बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है, फिर से पढ़ने की जरूरत है। लॉजिकल वे में क्वेश्चन को देखो यार, मत रटिफिकेशन मत करो। आपने देखा होगा कि कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नहीं लाए, लाइक सोशल ऑडिट है, सोशल अकाउंटिंग है। ठीक है, वो टैक्स रिलेटेड है, क्योंकि वहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, मुझे बकवास लगता है वो सब करना। ठीक है, वो आपके रूट मेमोरी पे डिपेंड करेगा।
मेरी बात समझ आ रही है? आपकी याददाश्त कितनी तेज़ है, वहाँ से वैसे वाले क्वेश्चन्स आएँगे। लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट जो था, वहाँ से मैंने मॉक टेस्ट आपको दिया। अब इस मॉक टेस्ट को बार-बार देखना कि एग्ज़ामिनर किस तरीके से आपको घुमा सकता है अपने चक्कर में। ओके? तो देन मेरे एक टेलीग्राम चैनल है पैराडाइज़ अकेडमी, वो वाला भी जॉइन कर लेना। एक डाउट ग्रुप है जेके एसएसबी डाउट ग्रुप के नाम से, जेके एसएसबी डाउट ग्रुप टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम है, कुछ चाहिए तो वहाँ पे बता सकते हो। और उसके अलावा एप्लीकेशन का नाम है, मेरे एप्लीकेशन का नाम है पैराडाइज़ अकेडमी, पैराडाइज़ अकेडमी। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, ठीक है? तो वहाँ पे एक चैट सेक्शन आ जाएगा, चैट सेक्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर लेना, या उसके अलावा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे सबसे पहले टेक्स्ट करना। मेरा नंबर है 7889792727। सो मिलते हैं नेक्स्ट आप किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ और मेहनत करते रहिए।